जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एंग्लो सैक्सन एज। एंग्लो सैक्सन एज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक जनरल ओवरव्यू देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को। जनरल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि जब से ये दुनिया बनी है और इस दुनिया में जब से लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उस वक़्त से लेकर आज तक की इस दुनिया को हम 3 एजेस में डिवाइड करते हैं और ये जो डिवीज़न है ये बर्ट्रैंड रसल की है। रसल जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने इस दुनिया की तारीख़ को 3 हिस्सों में 3 फ़ेज़ेस में डिवाइड किया है। एक है क्लासिकल एज, मिडल एज एंड मॉडर्न एज। क्लासिकल एज सबसे पहले आती है। क्लासिकल एज वो एज है जहाँ से लर्निंग का आगाज़ होता है। तमाम ब्रांचेज़ ऑफ नॉलेज उनका आगाज़ क्लासिकल एज से होता है। और कौन है जो कि क्लासिकल एज में लर्निंग की बुनियाद रखते हैं? उसमें सबसे पहले हैं ग्रीक पीपल। ग्रीक पीपल ग्रीस के लोग, यूनान के लोग, यूनानी लोग, उन्हें हम ग्रीक पीपल कहते हैं। ग्रीक पीपल ने ही फाउंडेशन ऑफ नॉलेज का जो क्रेडिट है उनको जाता है। चाहे कोई भी फील्ड हो, फिलॉसफी हो, आर्किटेक्चर हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हर चीज़ की बुनियाद, हर किस्म के नॉलेज की बुनियाद ग्रीक पीपल ने रखी। और फिर क्या हुआ कि ग्रीक जब डिक्लाइन में जाते हैं, उनको ज़वाल आता है, तो उसके बाद रोमन्स ग्रीक को कंकर कर लेते हैं और रोमन एम्पायर बिल्ड होती है और रोमन्स डोमिनेंट हो जाते हैं। और जब रोमन्स डोमिनेंट होते हैं तो उसके बाद फिर वो ग्रीक का जो वर्क है उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लर्निंग के प्रोसेस को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं रोमन्स। तो रोमन एम्पायर एक टाइम था कि जब पूरी दुनिया पर फैली हुई थी और रोम जो है वो लर्निंग का हब था। तो फिर ग्रीक और रोमन्स ये दोनों हैं जिनको हम क्लासिकल एज के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये दोनों इनका जो इरा है ग्रीक और रोमन्स इरा, ये क्लासिकल एज कहलाता है। फिर क्या होता है कि रोमन्स भी डिक्लाइन में चले जाते हैं। बारबेरियंस या मंगोलियंस रोमन एम्पायर को वीक करते हैं, अटैक करते हैं और आखिरकार रोमन एम्पायर को वो ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह रोमन एम्पायर, रोमन इरा ख़त्म होता है, उसके साथ ही क्लासिकल एज भी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद फिर मिडल एज आती है। मिडल एज ये अच्छा, ग्रीक और रोमन्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग की जो बुनियाद है वो यूरोपियंस ने रखी, ग्रीक और रोमन्स ने रखी। फिर मिडल एज में यूरोप सारा डार्कनेस में चला जाता है और वहाँ लर्निंग का प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो उसे हम मिडल एज या डार्क एज भी कहते हैं यूरोप के लिए। लेकिन ये वो टाइम था जब मुस्लिम्स दुनिया में रूल कर रहे थे और मुस्लिम्स के लिए ये गोल्डन इरा था। मुस्लिम्स ने लर्निंग के प्रोसेस को मज़ीद आगे बढ़ाया और साइंस में उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनकी रही, आप सारे जानते हैं। लेकिन फिर मुस्लिम्स भी डिक्लाइन में चले जाते हैं और मुस्लिम्स जब डिक्लाइन में जाते हैं उसके बाद फिर मॉडर्न एज स्टार्ट होती है। मॉडर्न एज में दोबारा फिर जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि इटली है, और स्पेन है, फ्रांस है और उसके बाद फिर इंग्लैंड, ये लोग लर्निंग के प्रोसेस को मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर यहाँ से मॉडर्न एज की बुनियाद जो है वो रखी जाती है और अभी तक मॉडर्न एज ही चल रही है। तो इस तरह क्लासिकल एज, मिडल एज और मॉडर्न एज, इन 3 एजेस में हम दुनिया की हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। और इसको डिस्कस करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो हमारा कंसर्न है इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर मॉडर्न एज से स्टार्ट होता है इन रियल सेंस। और आपने देखा होगा इंग्लिश लिटरेचर जो है वो अगर हम बात करें तो वो एक कॉपीड लिटरेचर है, वो एक रिफ्लेक्शन है क्लासिकल लिटरेचर का। कि जब इंग्लिश लिटरेचर की बुनियाद रखी गई तो उसमें जो ग्रीक्स और जो रोमन्स जो वर्क थे, बड़े जो राइटर्स थे, उनके वर्क्स को पहले स्टडी किया गया और उसके बाद फिर इंग्लिश लिटरेचर की बुनियाद रखी गई। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लासिकल ट्रेजेडी से लिया जा रहा है, क्लासिकल एज से लिया जा रहा है। पोएट्री, एपिक और हर चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लासिकल एज से आ रहा है, वहाँ से कॉपी किया जा रहा है। तो इसीलिए आपके सिलेबस में भी अगर आप देखेंगे, एडिबस एक प्ले है
जो कि इंग्लिश प्ले नहीं है बल्कि वो एक ग्रीक प्ले है और वो उसकी ट्रांसलेशन आपके सिलेबस में शामिल की गई है। तो इंग्लिश लिटरेचर एक बिल्कुल नया लिटरेचर है जो कि बिल्कुल कॉपीड और एक इमिटेटेड आर्ट है, और जो कि ग्रीक और रोमन्स जो लिटरेचर जो राइटर्स थे उनकी कॉपी करके इस लिटरेचर को बिल्ड किया गया, स्टार्ट किया गया। तो इंग्लिश लिटरेचर का आगाज़ बहुत बाद में होता है, और तकरीबन मॉडर्न एज के करीब से उसका आगाज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह ये है जी ओवरऑल जनरल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे साथ रोक सकते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री उसको हम 10 एजेस में डिवाइड करते हैं। जी, किसी का क्वेश्चन है तो मुझे फ़ौरन से आप रोकेंगे ताकि पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, उसके बाद फिर आगे चला जाए। सर ये मॉडर्न एज में कौन कौन शामिल थे, मतलब फ्रांस, फ्रेंच? जी, मॉडर्न एज का जब आगाज़ होता है तो इसमें भी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अमूमन जो मॉडर्न एज का आगाज़ है वो रेनेसांस एज से हम कहते हैं। रेनेसांस एज इटली से स्टार्ट होती है। पहले इटली में 14th सेंचुरी में आती है, फिर 15th सेंचुरी में फ्रांस, और फिर 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में रेनेसांस एज आती है। और 16th सेंचुरी से ही हम कहते हैं कि मॉडर्न एज का आगाज़ होता है। तो मॉडर्न एज का आगाज़ यूरोपियंस ही करते हैं, और उस वक़्त से लेकर आज तक यूरोपियंस ही डोमिनेंट है, मुस्लिम्स अब कहीं पर भी नज़र नहीं आते। तो यूरोपियंस और जो इंग्लिश पीपल हैं, इंग्लिश रेस, उन्होंने अब तक इस सारे सिनेरियो को कैप्चर किया हुआ है, और अभी तक वही डोमिनेंट दुनिया में चल रहे हैं। इज़ इट क्लियर? ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इसको हम 10 एजेस में डिवाइड करते हैं। आपने ये सारी एजेस पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले एंग्लो सैक्सन एज और ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, 670 से लेकर 1100 तक, या 450 से भी इसको इंक्लूड किया जाता है, 450 से 1100 तक। और इस उसके बाद सेकंड एज है एंग्लो नॉर्मन और मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो कि 1100 से 1500 तक है। उसके बाद फिर रेनेसांस एज है जो कि 1500 से 1600 तक है। प्योरिटन एज, रेस्टोरेशन एज, उसके बाद फिर अगस्टन एज। अगस्टन एज को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द एज ऑफ पोप और द एज ऑफ जॉनसन। उसके बाद फिर नीचे एक और एज है, और वो है रोमांटिक एज। अगस्टन एज के बाद रोमांटिक एज के बाद विक्टोरियन एज है। विक्टोरियन एज को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, अर्ली विक्टोरियन पीरियड और लेटर विक्टोरियन पीरियड। और फिर उसके बाद नंबर 9 पे है मॉडर्न लिटरेचर, और 10 पे है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। तो इस तरह हम 10 एजेस में इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो इन जनरल इंग्लिश लिटरेचर कोई बहुत पुराना लिटरेचर नहीं है, ये एक न्यू लिटरेचर है। इंग्लिश लैंग्वेज कोई बहुत पुरानी लैंग्वेज नहीं है, ये एक न्यू लैंग्वेज है, और उसका जो आगाज़ है वो हम अभी देखेंगे कि वो 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर का आगाज़ होता है। और जो पहली एज है उसे हम कहते हैं द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड, 670 टू 1100। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एंग्लो सैक्सन जो टर्म है, ये क्या बेसिकली डिपिक्ट करती है? ये दो ट्राइब्स थे, और इसमें कौन कौन है? द एंगल्स एंड सैक्सन्स, ये दो ट्राइब थे, ये जर्मैनिक ग्रुप थे, जो कि नॉर्वे और डेनमार्क और स्वीडन, उनकी कोस्ट लाइन उस एरिया से वो आते हैं और यहाँ पे आके आबाद होते हैं इंग्लैंड के इलाके में। तो उन्हीं के नाम पे फिर इस एज का नाम है एंग्लो सैक्सन, और फिर यहीं से एंग्लो से आगे इंग्लैंड का जो नाम है वो क्रिएट होता है। द एंगल्स एंड सेक्शंस कंकर्ड इंग्लैंड इन द 5th एंड 6th सेंचुरीज। पाँचवीं और छठी सेंचुरी के अंदर एंगल्स और सेक्शंस इंग्लैंड को कंकर करते हैं। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये जो इलाका है वो रोमन अम्पायर के अंदर इंक्लूडेड था, रोमन अम्पायर के अंडर था, उनका यहाँ पे कब्ज़ा था। लेकिन जब बारबेरियंस रोमन अम्पायर को ख़त्म करते हैं और रोम को ख़तरा लाहक हो जाता है, रोम के करीब पहुँच जाते हैं, तो फिर यहाँ से जो रोमन आर्मी है उनकी जो पोस्टें हैं वो यहाँ से ख़त्म करके वापस अपने कंट्रीज चले जाते हैं, अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए। तो इस तरह इस इलाके पे रोमन जो कब्ज़ा है वो ख़त्म हो जाता है पाँचवीं और छठी 5वीं सदी के अंदर। ठीक है,
तो जब यहाँ से रोमन्स जाते हैं तो रोमन्स के जाने के बाद जो एंगल्स और जो सेक्शंस हैं वो फिर इस इलाके में आ जाते हैं और यहाँ आकर आबाद होते हैं और फिर इसी इलाके को अपना कंट्री जो है वो बना लेते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज टॉट द इंग्लिश टू राइट। तो स्टार्ट में जो एंगल्स और सेक्शंस थे वो क्रिश्चियन नहीं थे, उनका कोई रिलीजन नहीं था, वो पैगन्स थे। लेकिन फिर जब क्रिश्चियनिटी आती है, जहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, वो इस इलाके के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं और वही लोग फिर यहाँ पे आके इन लोगों को पढ़ना लिखना भी सिखाते हैं। मतलब इससे पहले जो लिटरेचर होता था वो ज़्यादातर ओरल फॉर्म में होता था, लोग ज़्यादातर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ की वजह से इस इलाके के जो लोग हैं उन्हें पढ़ना लिखना आया, या जो पढ़ना लिखना जानते थे वो सिर्फ रिलीजियस पीपल ही होते थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता होता था। और सिनी वुल्फ की बात करें, इस एज में जो लिटरेचर लिखा गया वो ज़्यादातर तो मिसप्लेस हो गया और बहुत कम लिटरेचर हमें मिलता है आज भी। तो इसमें सिनी वुल्फ द ओनली ओल्ड इंग्लिश पोएट टू साइन हिज पोएम्स, वो वाहिद पोएट हैं कि जिनकी पोएम्स आज भी उनके साइन के साथ हमें मिलती हैं। इसके अलावा बाकी बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनकी पोएम्स डिसअपीयर होगी, फ्रेगमेंटेड पोइट्री है, लॉस्ट है, या काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से मिसिंग हमें पता चलती हैं। तो सिनी वुल्फ की जो पोइट्री है वो उनके सिग्नेचर्स के साथ हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिलती है। The Anglo-Saxon were the members of Germanic group who migrated to southern half of the island of Great Britain. अगेन हम ये बात कर चुके हैं कि जर्मैनिक ये पीपल थे, जर्मैनिक ग्रुप था जो कि ग्रेट ब्रिटेन आता है और फिर यहीं पे आके आबाद हो जाता है। जिस तरह दुनिया में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, रेसेस होती हैं, जो अंग्रेज़ नस्ल है ना, वो जो अंग्रेज़ ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये जर्मैनिक ग्रुप का हिस्सा है। जैसे हमारी जो रेस है, हमारी कौन सी रेस है, हमारी नस्ल का क्या नाम है जिस नस्ल से हम बिलोंग करते हैं, कोई बताएगा? आर्यन सर। हाँ जी, हम आर्यन हैं, आर्याई लोग हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और ईरान के जो सारे लोग हैं ये आर्याई नस्ल है, जिसको हम ब्राउन पीपल भी कहते हैं। इसी तरह एक अरब नस्ल है जो कि जितने भी ये जो अरबी हैं, मिस्र के लोग, शाम के लोग, और इस तरह ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ये अरब नस्ल है। इसी तरह एक और नस्ल है ये जो चीनी, जिसे हम फिन्ने लोग कहते हैं, तो जिसमें ये चाइना है, जापान है, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और ताइवान के लोग, ये सारे उस नस्ल से बिलोंग करते हैं। इसी तरह अफ्रीकन्स हैं जो सारे ब्लैक हैं, अफ्रीकन्स हैं जो कि ब्लैक हैं, और इसके अलावा वाइट हैं जो कि सारे यूरोपियंस हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट आगे नस्लें हैं, जैसे कि फ्रेंच और है, इंग्लिश और है, और स्वीडिश और है, और स्पेनिश और है, इटालियन और है। तो हमें तो फ़र्क महसूस नहीं होता सबके दरमियान, लेकिन उन्हें फ़र्क महसूस हो जाता है। तो ये जर्मैनिक ग्रुप है और वहाँ से ये माइग्रेट होकर ग्रेट ब्रिटेन में आए थे। एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री बिगिंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सब रोमन ब्रिटेन फॉलोइंग द एंड ऑफ रोमन कंट्रोल। ये भी बात हमने कर ली कि जब रोमन कंट्रोल ख़त्म हुआ तो फिर एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंग्लो सैक्सन किंगडम इन द 5th and 6th सेंचुरी, और फिर 5वीं और 6ठी सेंचुरी के अंदर एंग्लो सैक्सन किंगडम की बुनियाद रखी जाती है। क्रिश्चियनाइजेशन ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी, और फिर 7th सेंचुरी में क्रिश्चियनाइजेशन का आगाज़ होता है और ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं 7th सेंचुरी के अंदर। टर्म एंग्लो सैक्सन इसके द्वारा एक दफ़ा देख लेते हैं। इट रेफर्स टू सेटलर्स फ्रॉम German regions of Angilon and Saxony who made their way over to Britain after the fall of Roman Empire around 410 AD। 410 AD में रोमन एम्पायर का फॉल होता है, यहाँ से रोमन आर्मी चली जाती है, और इसी ड्यूरेशन में एंगिलन और सैक्सोनी जो ग्रुप्स हैं, एक और भी थर्ड ग्रुप भी था जिनको हम ज्यूट्स कहते हैं। तो ज्यूट्स, एंगिलन और एंड सैक्सोनी, ये तीन ग्रुप्स जो है वो माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं और फिर यहीं पे परमानेंट सेटल हो जाते हैं। हिस्ट्री में एंग्लो सैक्सन्स की बात करें, द रोमन आर्मीज विड्रू फ्रॉम ब्रिटेन अर्ली इन 5th सेंचुरी बिकॉज दे वर नीडेड बैक टू डिफेंड द एम्पायर। ये बात हो चुकी कि उन्हें अपनी एम्पायर को डिफेंड करना था, इसलिए रोमन आर्मी यहाँ से चली जाती है। ब्रिटेन वॉज कंसिडर्ड ए फार फ्लंग आउट पोस्ट ऑफ लिटिल वैल्यू। तो ये एक आउट पोस्ट थी, दूर दराज की एक चौकी थी, उनका इलाका था जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया और चले गए यहाँ से। और उसके बाद फिर क्या होता है, द अराइवल ऑफ सेंट अगस्टाइन इन 597
कन्वर्टेड मोस्ट ऑफ द कंट्री टू क्रिश्चियनिटी। सेंट अगस्टाइन आते हैं जी रोम से, और 597 में, और फिर वो यहाँ अपना क्रिश्चियन मिशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड लास्टेड फॉर 600 ईयर्स फ्रॉम 410 टू 1066। तो 600 साल तक ये ड्यूरेशन एंग्लो सैक्सन एज का चलता रहता है, 410 टू 1066 तक। अगर लिटरेचर की बात करें कि इस टाइम पे लिटरेचर कौन सा प्रोड्यूस हुआ, तो उसमें था दीज वर्क्स इंक्लूड जॉनरास सच एज एपिक पोइट्री, हेजियोग्राफी, sermons, बाइबल ट्रांसलेशंस, लीगल वर्क्स, क्रॉनिकल्स, रिडल्स एंड अदर्स। तो ये वो जॉनर्स हैं जिनमें इस टाइम पे काम हुआ, जैसे कि एपिक्स लिखी गई, पोएम्स लिखी गई, हेजियोग्राफी लिखी गई। हेजियोग्राफी क्या होती है जी, कोई बताएगा आप में से? हाँ जी, व्हाट इज़ हेजियोग्राफी? जी, हेजियोग्राफी की बात कर रहे थे कि वो सेंट्स की लाइफ के बारे में जो बायोग्राफी लिखी जाती है उसे हम हेजियोग्राफी कहते हैं। सरमन्स, ये रिलीजियस जो खुतबात होते हैं उन्हें सरमन्स कहते हैं। बाइबल ट्रांसलेशंस, लीगल वर्क्स, क्रॉनिकल्स, रिडल्स एंड अदर्स। तो ये इन तमाम जॉनरास में लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। ज़्यादातर जो लिटरेचर था वो रिलीजियस लिटरेचर था। इन ऑल देर आर अबाउट 400 सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम द पीरियड। तो इस एज से हमें 400 सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलते हैं आज तक। द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल इज़ ए कलेक्शन ऑफ अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री। तो इस टाइम पे क्रॉनिकल्स भी लिखे गए। जो क्रॉनिकल्स से क्या मुराद है? हिस्टोरिकल वर्क। हिस्टोरिकल वर्क को हम क्रॉनिकल कहते हैं। इस एज में इंग्लिश हिस्ट्री भी लिखी गई। The poem Cadimon's Hymn from the 7th century is one of the oldest surviving written texts in English. इसके अलावा कैडिमन का एक वर्क है, एक हाइम, एक रिलीजियस वर्क है। हाइम कहते हैं रिलीजियस, एक हमद नुमा एक पोएम होती है, उसे हम हाइम कहते हैं। तो जो कि 7th सेंचुरी में लिखी गई, और वो आज भी हमें वो हाइम मिलती है कैडिमन की, और ये ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट इन इंग्लिश लिटरेचर कंसिडर किया जाता है कैडिमन की हाइम। तो वो इस टाइम पे प्रोड्यूस हुआ, लिखा गया। आगे चलते हैं जी, एंग्लो सैक्सन किंगडम्स की बात करते हैं। एंग्लो सैक्सन जो किंगडम थी, जैसे कि आज जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, तो उस वक़्त ये ब्रिटेन नहीं था, मतलब उस वक़्त इंग्लैंड भी नहीं था। तो उस वक़्त ये 7 स्टेट्स थी बिखरी हुई। फिर बाद में वो 7 स्टेट्स को यूनाइट होती हैं, और फिर वो ब्रिटेन या इंग्लैंड की शेप जो है वो अख्तियार करती हैं। तो वो हम देखते हैं जी, एंग्लो सैक्सन किंगडम्स जो है वो कौन सी थी। 650 टू 800 एडी के दौरान ये किंगडम्स थी। उसमें जो पहली किंगडम थी वो थी कैंट। और ये किसने, यहाँ पर कौन रहते थे? सेटल्ड बाय द ज्यूट्स। ज्यूट्स जो है वो कैंट में रहते थे। एथेलबर्ट ऑफ कैंट was the first Anglo-Saxon king to be converted to Christianity by Saint Augustine around 595 AD। और इसमें इनका जो बादशाह एथेलबर्ट जो थे, वो पहले एंग्लो सैक्सन किंग थे जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, और सेंट अगस्टाइन ने उनको 595 में क्रिश्चियन किया। उसके बाद दूसरी जो स्टेट है उसका नाम था मर्सिया, whose best known ruler Offa built Offa's dyke along the border between Wales and England. This large kingdom stretched over the Midlands। तो ये एक बड़ी उस वक़्त की जो है वो रियासत थी, जो कि वेल्स और इंग्लैंड के दरमियान बॉर्डर्स का इलाका था। ठीक है। तो ये एक बड़ी रियासत जिसका ओफा जो है वो किंग था जो कि इसे बिल्ड करता है। उसके बाद नॉर्थम्ब्रिया एक स्टेट थी, वेयर द मॉन्क बीड लिव्ड। बीड, आप जानते हैं बीड के बारे में? बीड जो कि एक बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर थे। और बीड कौन थे जी? बीड वो पहले रिलीजियस स्कॉलर हैं जिन्होंने बाइबल को फर्स्ट टाइम इंग्लिश के अंदर जो है वो ट्रांसलेट किया। बाइबल की फ़र्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन बीड करते हैं। तो एक बहुत बड़े राइटर भी हैं, स्कॉलर भी हैं, और रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं। 670 टू 735 तक उनका ड्यूरेशन है। एंड रोट हिज एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। और एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री मतलब एक रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन भी इन्होंने, एक बुक है जो कि इन्होंने लिखी। तो बीड नॉर्थम्ब्रिया में रहते थे। ईस्ट एंग्लिया,
ये एक स्टेट थी मेड अप ऑफ एंगल्स। जो एंगल्स थे वो ईस्ट एंग्लिया स्टेट में सेटल्ड थे। द नॉर्थ फॉक लिविंग इन मॉडर्न नॉरफॉक एंड साउथ फॉक लिविंग इन सफॉक। द सटन हु शिप बरियल वाज फाउंडेड इन ईस्ट एंग्लिया। तो इसके अलावा उस टाइम के एक बहुत फेमस इंसिडेंट था जो कि सटन हु शिप वहाँ पे एक जो ड्राउन हुआ उसका इंसिडेंट भी ईस्ट एंग्लिया स्टेट के अंदर वो इंसिडेंट होता है। उसके बाद नंबर 5 पे है एसिक्स। इसको हम ईस्ट सेक्शन भी कहते हैं। हियर द फेमस बैटल ऑफ मेल्डन वाज फाउट अगेंस्ट द विकिंग्स इन 991। एसिक्स ये एक स्टेट है जहाँ पर एक बहुत फेमस बैटल विकिंग्स के खिलाफ 991 में होती है। विकिंग्स कौन है आगे हम उनका जिक्र आएगा, वो कौन थे, तो उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे है स्यूसेक्स। ये एक जो है स्टेट है इन साउथ सेक्शन सेटल्ड हेयर। द साउथ सेक्शंस सेटल्ड हेयर, यहाँ पर साउथ सेक्शंस आकर आबाद होते हैं। उसके बाद लास्ट में है वेसिक्स। ये 7वीं स्टेट है, इसको वेस्ट सेक्शंस भी कहा जाता है। लेटर द किंगडम ऑफ किंग एल्फ्रेड, द ओनली इंग्लिश किंग एवर टू हैव बीन कॉल्ड द ग्रेट, and his equally impressive grandson Ethelstan the first who could truly call himself king of England। तो किंग एल्फ्रेड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जानते हैं। तो बेसिकली जो किंग एल्फ्रेड की जो स्टेट है उसकी जो रियासत थी उसको वेसिक्स कहा जाता है। और किंग एल्फ्रेड पहले वो किंग है जिनको द ग्रेट का टाइटल मिला। और इन्हें द ग्रेट का टाइटल क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने तमाम स्टेट्स को जब वो कंबाइन किया, और इसलिए इनको मतलब द ग्रेट का टाइटल मिला। और उसके बाद इनके जो ग्रैंडसन एथेल्स्टन आए उन्होंने उनको इन ट्रू सेंस हम किंग ऑफ द इंग्लिश हम कह सकते हैं। इंग्लैंड का किंग उन्हें फॉर्मली हम उन्हें कह सकते हैं। तो इस तरह ये 7 स्टेट्स को फिर बाद में जो वो कंबाइन किया गया। तो ये इस तरह 7 स्टेट्स पर मुश्तमिल ये सारा इलाका था। आगे उसका मैं मैप भी दिखाऊंगा जो कि प्रेजेंट डे इंग्लैंड है। तो पहले वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड होता था। बाय 850 AD द 7 किंगडम्स हैड बीन कंसोलिडेटेड इनटू 3 लार्ज एंग्लो सैक्सन किंगडम, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सी एंड वेसिक्स। द एंग्लो सैक्सन्स हैड बिकम ए क्रिश्चियन पीपल। तो 850 में वो जो 7 स्टेट्स हैं पहले वो 3 स्टेट्स में कन्वर्ट होती हैं, उसके बाद फिर बाद में जाके वो एक स्टेट के अंदर डिज़ाइन होती हैं। और यहाँ के जो लोग थे वो आखिर में सारे के सारे क्रिश्चियन जो है वो कन्वर्ट हो चुके थे। जी, ये आप मैप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 7 स्टेट्स का यहाँ पे मैप है जो कि प्रेजेंट डे जिसे आप इंग्लैंड कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। जी, इस मैप को हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वो 7 स्टेट्स हैं जो कि जिसका अभी हमने जिक्र किया, और इसको प्रेजेंट डे ब्रिटेन हम कहते हैं। जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है विकिंग्स। विकिंग्स 793 टू 1050 तक ये विकिंग्स ये इन्वेडर्स थे जिन्होंने एंग्लो सैक्सन इस इलाके पे एंग्लो सैक्सन पीपल पे अटैक किया और इस इलाके पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। एंग्लो सैक्सन पीपल इनसे लड़े और फाइनली विकिंग्स को शिकस्त हुई और वो यहाँ सेटल नहीं हो सके। ये वो टाइम था जिस टाइम पे पूरी दुनिया में हर तरफ लोग कोशिश कर रहे थे अपनी स्टेट्स को, कंट्रीज़, बादशाह कोशिश कर रहे थे अपनी स्टेट्स को बढ़ाने का सोच रहे थे, अपने एरिया में इजाफा कर रहे थे। तो मुख्तलिफ जगहों पे और जो ट्राइब्स थे जिनके कोई अपने कंट्रीज़ नहीं थे, इलाके नहीं थे, वो अपनी जगह ढूंढ रहे थे। तो इस तरह विकिंग्स ये भी एक कबीला था। इनको जो है वो डेन्स भी हम कहते हैं। तो इन्होंने एंग्लो सैक्सन पीपल उनकी लैंड पे कब्जा करने की कोशिश की। दीज ट्राइब्स वर आल्सो जर्मेनिक। ये भी मतलब नॉर्वे, डेनमार्क वहाँ से आए थे। द इन्वेजन बिगेन एज प्लंडरिंग एंडेड इन कंक्वेस्ट एंड सेटलमेंट। तो बाद में ये कहीं जाके और सेटल भी हो गए लेकिन यहाँ सेटल ना हो सके। इन 878 किंग एल्फ्रेड बीट बैक द विकिंग्स प्रिजर्विंग इंग्लिश। 878 में किंग एल्फ्रेड ने विकिंग्स को शिकस्त दी और इस इलाके को, इंग्लिश इलाके को बचा लिया। The Viking Age 793 to 1066 AD was the period during the Middle Ages when Norsemen, मतलब इनको नॉर्समैन भी कहा जाता है, विकिंग्स का सेकंड नेम है नॉर्समैन।
known as Vikings, undertook large scale raiding, colonizing, conquest and trading throughout Europe and reached North America। ठीक है, तो इन्होंने मतलब बहुत सारी जगहों पे अटैक किया और फिर फाइनली ये अटैक करते करते ये आगे नॉर्थ अमेरिका जो यूएसए और जो कनाडा का जो इलाका है ये वहाँ तक पहुँच गए। The Vikings who invaded Western and Eastern Europe were mainly pagans from the same area as present day Denmark, Norway and Sweden। तो ये मतलब अगेन वही बात हो रही है कि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन का जो इलाका है वहाँ से ये लोग आए थे, पैगन्स थे, मतलब ये लादीन थे, ये क्रिश्चियन नहीं थे। दे आल्सो हेलो सेटल्ड। सर। जी जी सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर ये जो विकिंग्स हैं ये आए नॉर्थ से हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री से, नॉर्थ स्वीडन वगैरह, फिनलैंड से। जी जी तो इनको जर्मैनिक क्यों कहा जाता है? कि जर्मन तो नीचे हैं यहाँ पे फ्रांस वगैरह के साथ, तो इसमें क्या है, उनको जर्मैनिक क्यों कहा जाता था? ये पूरा पूरा ग्रुप उसका ओवरऑल, जिस तरह हमें आर्याई कहा जाता है ना, आर्याई, जी सर। तो ये जर्मेनिक ये इनका पूरी ये ग्रुप का नाम है। ठीक है, अगर आप जी ये बेहतर। लैंग्वेजेस की हिस्ट्री पढ़े ना, तो लैंग्वेजेस की हिस्ट्री के सर। अंदर भी एक जर्मेनिक ग्रुप है, जर्मेनिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, जहाँ से कहा जाता है कि दुनिया की सारी जो ज़ुबानें हैं वो वहीं से निकली हैं। तमाम जो ज़ुबानें उनका ओरिजिन सेम है। ठीक है, तो ओके सर, क्लियर सर, क्लियर। ये एक ग्रुप का नाम है, जर्मेनिक ग्रुप है। जर्मनी के लोगों को जर्मेनिक नहीं कहा जाता। ठीक है, ये जर्मेनिक एक नस्ल का ठीक है। नाम है जिसमें जितने भी ये वाइट पीपल हैं, जिसमें नॉर्वे के लोग हैं, स्वीडिश पीपल हैं, जिसमें इंग्लिश हैं, जिसमें फ्रेंच हैं, ये मैंने स्टार्ट में भी बताया था, जिसमें इटालियन है, ये सारे के सारे इनका ग्रुप, इनका ओरिजिन एक ही है, ये नस्ल एक ही है सारी, और उसको हम जर्मेनिक नस्ल कहते हैं। ठीक है, दे आल्सो सेटल्ड इन द फेरियो आइलैंड्स, आयरलैंड, आइसलैंड, पेरिफेरल स्कॉटलैंड, कैथिनस, द हेब्रिडस एंड द नॉर्दर्न आइजल्स, ग्रीनलैंड एंड कनाडा। और फिर बाद में ये जब इंग्लिश लैंड पर कब्ज़ा नहीं कर सके, इंग्लैंड पर कब्ज़ा नहीं कर सके, तो ये फिर मुख्तलिफ इलाकों में जाके फिर फैल के ये वहाँ पर आबाद हो गए, जिसमें आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, और इसी तरह ग्रीनलैंड, कनाडा, इवन कनाडा तक ये लोग फिर वहाँ जाके आबाद हो गए, जब ये इस इलाके को कंकर नहीं कर सके प्रॉपरली। तो इस तरह विकिंग जो इरा है वो ख़त्म होता है, और किंग एल्फ्रेड जो है वो विकिंग्स को शिकस्त देते हैं और इस लैंड को विकिंग से बचा लेते हैं। चलें जी, यहाँ तक ये सारा इस एज का बैकग्राउंड है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं एंग्लो सैक्सन लिटरेचर को। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा बेओवुल्फ। बेओवुल्फ एक एपिक है, इसको फर्स्ट इंग्लिश एपिक भी कहते हैं। इनके राइटर के बारे में नहीं पता कि बेओवुल्फ का राइटर कौन है, लेकिन एज ए एपिक वो हमारे पास आज भी मौजूद है। बेओवुल्फ इज शॉर्ट विद 3182 वर्सेस, लॉन्गेस्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएम्स। तो अपने टाइम के लिहाज से तो ये एक लॉन्गेस्ट एपिक है, लॉन्गेस्ट पोएम है, लेकिन अगर हम इसे ओवरऑल बाकी एपिक्स के साथ कंपैरिजन इसका करें तो ये एक शॉर्ट एपिक है, जिसकी टोटल जो वर्सेस है 3182 वर्सेस हैं। एपिक्स बहुत बड़ी पोएम्स होती हैं, जैसे कि अगर आप मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक एपिक है, अगर आप उसे देखें तो उसमें टोटल 12 किताबें हैं। तो 12 किताबों के नज़दीक 3182 वर्सेस की कोई अहमियत नहीं है। तो वो पैराडाइज लॉस्ट की शायद एक किताब के बराबर भी ये एपिक जो है वो नहीं है, लेकिन हमारे टाइम की एक लॉन्गेस्ट पोएम में से कंसिडर किया जाता है, और फर्स्ट इंग्लिश एपिक किसे कहा जाता है। और ये किस में लिखी गई? रिटन इन वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट ऑफ वेसिक्स। वेसिक्स का वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट, उसमें ये पोएम लिखी गई। उसके बाद चलें तो और क्या हमें इस लिटरेचर में मिलता है? एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में फ्रेगमेंटेड पोइट्री है। फ्रेगमेंटेड पोइट्री से मुराद ऐसी पोइट्री जो कि पीसेस के फॉर्म में मौजूद है, जो कि कंप्लीट फॉर्म में मौजूद नहीं है। और उसमें कौन कौन सी पोएम्स हैं? विट्सिथ, वेल्डियर, द फाइट एट फिनिसबर्ग, द कंप्लेंट ऑफ ड्योर, ये वो पोएम्स हैं जो कि फ्रेगमेंटेड फॉर्म में हैं, कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। इसके अलावा कुछ रिलीजियस पोइट्री है,
आफ्टर एम्ब्रेसिंग क्रिश्चियनिटी, तो जो लिटरेचर लिखा गया, ज़्यादातर जो लिटरेचर लिखा गया उसका थीम रिलीजियस था। और रिलीजियस पोइट्री लिखने में कैडिमन है और सिनी वुल्फ, ये दो राइटर हैं जो कि रिलीजियस पोइट्री लिख रहे हैं। सिनी वुल्फ की बड़ी फेमस पोएम है क्रिस्ट। अक्सर पूछा जाता है कि क्रिस्ट इज़ रिटन बाय सिनी वुल्फ। तो रिलीजियस पोइट्री जो है वो इस टाइम पे लिखी गई, रिलीजियस सरमन्स लिखे गए। पोइट्री के बाद अगर हम बात करें तो बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज का यहाँ से आगाज़ होता है। और इंग्लिश प्रोज की बात करें तो इंग्लिश प्रोज में क्या है जी, उसमें क्रॉनिकल्स हैं, क्रॉनिकल्स जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल वर्क्स वो है, और वो भी बेसिकली ज़्यादातर ट्रांसलेशंस है, ट्रांसलेशन फ्रॉम लैटिन, लैटिन लैंग्वेज से ट्रांसलेशन जो है वो की गई क्रॉनिकल्स की। इसके अलावा एल्फ्रिक है जो कि एक प्रीस्ट है एंड ही रोट सरमन्स इन पोएटिक वर्स, तो इनका प्रोज में वर्क है एल्फ्रिक का, प्रीस्ट का। उसके बाद एक और प्रोज राइटर हैं जिनको हम बीड कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं, मॉन्क हैं, एंग्लो सैक्सन स्कॉलर हैं, बिब्लिकल कमेंटेटर और हिस्टोरियन है, एंड ही रोट 40 बुक्स। बीड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बीड जो है वो स्कॉलर हैं जिन्होंने बाइबल की फ़र्स्ट टाइम इंग्लिश में ट्रांसलेशन की। तो इन फर्स्ट इंग्लिश बाइबल का क्रेडिट बीड को जाता है। तो प्रोस में हमारे पास ये दो राइटर हैं। उसके बाद आगे चलें तो एक और राइटर हैं एल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि बादशाह भी हैं, राइटर भी हैं। ही वॉज किंग ऑफ वेक्सिस फ्रॉम 871 हु डिफेंडेड हिज किंगडम्स अगेंस्ट डेन्स एंड ट्रांसलेटेड विजडम बुक्स इनटू इंग्लिश। और इन्होंने डेन्स या जिन्हें हम विकिंग्स कहते हैं उनके खिलाफ जब वो फाइट की, अपनी ज़मीन को बचाया, उसके साथ साथ बहुत सारी विजडम बुक्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया। विजडम बुक्स ये क्या हैं जी, ये ट्रांसलेटेड, ये क्रॉनिकल्स भी हैं, और बहुत क्रॉनिकल्स को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया। और इन जो विजडम बुक्स हैं बेसिकली वो 4 वाइज ऑथर्स हैं जिन्हें एल्फ्रेड्स ऑफ वाइज ऑथर्स कहा जाता है, उनकी विजडम बुक्स है। वो 4 ऑथर कौन हैं, जिसमें अगस्टाइन है, ओरोसियस है, बोएथियस, ग्रिगोरी, ये 4 राइटर्स हैं जिनकी बुक्स को विजडम बुक्स कहा जाता है। इनकी बुक्स को एल्फ्रेड द ग्रेट ने ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से। उसके बाद चलें तो एंग्लो सैक्सन के जो लास्ट किंग थे उनका नाम था हैरल्ड। द लास्ट किंग ऑफ सैक्सन इनको कहा जाता है। वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066, और इनको शिकस्त होती है 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में। और इन्हें कौन शिकस्त देता है? बाय विलियम द कंकरर ऑफ नॉर्मेंडी, फ्रांस। तो फ्रांस के एम्परर जो उस वक़्त के, जिन्हें विलियम द कंकरर कहा जाता था, उन्होंने हैरल्ड को शिकस्त दी, और हैरल्ड की शिकस्त के साथ ही एंग्लो सैक्सन ईरा इख्तिताम पजीर होता है। और इंग्लैंड एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रहता, बल्कि वो फ्रेंच कंट्रोल में चला जाता है, और फिर 1 सदी से ज़्यादा के अरसा तक वो फ्रेंच कंट्रोल में ही रहता है। आगे देखें जी, टाइम लाइन ऑफ एंग्लो सैक्सन एज। अगेन इसको ओवरऑल समराइज करते हैं, मेन पॉइंट इसमें देखते हैं कि कौन सा नया पॉइंट है। 450 AD एंग्लो सैक्सन एंड ज्यूट्स इन्वेजन्स फ्रॉम वेस्ट जर्मनी, नॉर्थ वेस्ट जर्मनी। तो 450 में इन्वेड करते हैं, इस इलाके में आते हैं एंग्लो सैक्सन पीपल और एंड ज्यूट्स भी। 597 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट अगस्टाइन क्रिश्चियन मिशन एट कैंटरबरी। 597 में सेंट अगस्टाइन का जो क्रिश्चियन मिशन है वो स्टार्ट होता है, और कैंटरबरी का जो इलाका है वहाँ पे वो इसको स्टार्ट करते हैं। 793 टू 95 विकिंग्स इन्वेजन्स इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंग्लैंड, विकिंग्स की बात हो रही है, उन्होंने इन्वेड किया इस टाइम में। 802 इंग्लैंड यूनाइटेड अंडर किंग एग्बर्थ ऑफ वेसिक्स। किंग एग्बर्थ ऑफ वेसिक्स जो है वो इंग्लैंड को यूनाइट करते हैं। और 885 पार्टीशन ऑफ इंग्लैंड अंडर किंग एल्फ्रेड। किंग एल्फ्रेड अगेन जो है वो उसको डिवाइड करते हैं, पार्टीशन करते हैं इंग्लैंड की। उसके बाद 1066 नॉर्मन कन्क्वेस्ट, एंड ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, और उसके साथ ही एंग्लो सैक्सन एज ख़त्म हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एंग्लो सैक्सन एज। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।